हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए पूरी के पूरे क्लास नोट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने कई बार बताया भी है। 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि इसमें जो सेलेक्ट हुए एस्पिरेंट हैं कुछ लोगों के नोट्स भी इंक्लूड हैं जो 2022 और 23 में सेलेक्ट हुए हैं। साथ में मेरे भी इसमें मेंस के नोट्स इंक्लूड हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव चलाया जो पूरी तरीके से मेंस अप्रोच को ध्यान में रख के तैयार किया गया, और जिसमें अभी मैं 2 क्लासेस चला रहा हूँ। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की चल रही है जिसमें ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 6 होगी, और इसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स को भी चला रहा हूँ जिसमें 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आज आपको देखने को मिल जाएगी शाम तक। तो इस तरीके से आप देखोगे हैंड रिटन नोट्स में पूरी मैं मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें प्रीलिम्स की भी चीजें आपकी तैयार होंगी, और इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है प्रीलिम्स और मेंस। और इस तरीके के नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। आप लोग देखोगे प्रीलिम्स तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मेंस को क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। लेकिन मैं पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे कि इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ। आप जो है कि क्लासेस को देख भी सकते हो और अभी इस क्लास को भी आगे देखोगे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी यहाँ पर। और इस तरीके से मैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स कराऊंगा, जिसमें एंशिएंट होगी, मिडिवल होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होगा वो भी होगा, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जितने भी इंपॉर्टेंट सारे सेगमेंट है वो सब कवर कराऊंगा। उसके बाद मैं मॉडल आंसर भी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जैसे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 70 से 80 मॉडल आंसर होंगे, यानी 70-80 वो टॉपिक होंगे एक तरीके से, जो आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे के पूरे मेरे साथ जुड़कर 4 से 5 महीने अगले जो होंगे आपके लिए बहुत ही कीमती होंगे, और जहां पर आप पूरी तरीके से तैयार कर पाओगे अपने आप को एक मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को लेके, चाहे फिर आप 2024 का प्रीलिम्स मेंस दो या फिर 2025 का दो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये स्पेशली यूपीएससी 2024 से रिलेटेड है, यूपीएससी 2025 के लिए भी है, 26 के लिए भी है, और इसी तरीके से आपके यूपी पीसीएस हो गया, आरओ मेंस हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, इन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, इन सभी चीजों के साथ आप देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था जो हम लोग टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ रहे थे, और उस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में मैंने आप लोगों को अब सारी प्लेट संचलन बता दिया था, जिसमें 2 प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं जो कि समुद्र के अर्थात महासागर के नीतल पर होता है। फिर वहीं पे 2 अभिसारी प्लेट संचलन सेकंड नंबर पे पता था, जिसमें 2 प्लेटें आपस में क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं। जैसे एक महासागरी टक्कर हो जाती है, एक महाद्वीपीय महासागर टक्कर होती है, और तीसरी होती है महाद्वीप महाद्वीप। तो आज हम लोगों को महाद्वीपीय टक्कर पढ़नी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने महासागर और महासागर की टक्कर को पढ़ा और देखा कि किस तरीके से जापान का निर्माण हुआ, किस तरीके से फिलीपींस का निर्माण हुआ, किस तरीके से इंडोनेशिया का निर्माण हुआ, और यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया, भूकंप, सुनामी, ये सारी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय टक्कर, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि आज की इस क्लास में आप समझ पाओगे कि हमारा जो हिमालय है या ट्रांस हिमालय है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके लिए क्या प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब पूछा जाता है आपसे ओरेगानी प्रोसेस अर्थात पर्वत निर्माण प्रक्रिया को, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है मेंस में कि पर्वत निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरीके से आप विस्तार से बताएं। तो ये चीजें आपको जब पता रहती है डिटेल में तो आप बता पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और अगर आप लोग भी इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ को मैंने पेड रखा है, हमारी टीम के द्वारा पेड रखा गया, जो कि डिस्प्ले पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं। आप इस पे या तो मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी नंबर को जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उस पर आप मैसेज करेंगे, वहां से हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और आप सारे सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ नोट्स वहां पे ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग महाद्वीपीय टक्कर। अब महाद्वीप का मतलब क्या होता है, एक स्थल खंड की प्लेट जिस पर हम लोग रह रहे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़ दिया जाए तो 6 महत्वपूर्ण प्लेटें हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोप एशिया प्लेट होती है, अफ्रीकन प्लेट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में बहुत बड़े हिस्से में विस्तारित होती हैं, जो लगभग हजारों हजार लाखों लाख किलोमीटर लंबी होती हैं। और जब ये प्लेटें आपस में संचलन करती हैं, आपस में मूवमेंट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, टकराती हैं, तो पृथ्वी के अंदर एक कंपन होता है, और वो कंपन जब हमें महसूस होता है तो उसे हम भूकंप कह देते हैं। और इसी दौरान हमारे हिमालयों का भी निर्माण होता है, जिसको हम लोग नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो आखिरी हमारा अप्रोच इसमें बच रहा था महाद्वीपीय टक्कर, फिर उसके बाद हम समानांतर प्लेटों का भी टक्कर पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है, हम यहाँ से ये समझेंगे। तो मैंने इसको 4 फिगर में काउंट किया है, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, और इसी तरीके से फिगर नंबर सी और फिगर नंबर डी। तो डी में आप देखोगे ट्रांस हिमालय का भी निर्माण, और भारत के उत्तरी मैदान में भी आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये
समझना पड़ेगा कि जो दो प्लेटें हैं वो कौन कौन सी प्लेट है। तो एक प्लेट होती है आपकी यूरेशियन प्लेट, ध्यान से समझना, और एक आपकी होती है भारतीय प्लेट। जी हाँ, ये वही भारतीय प्लेट है जो गोंडवाना लैंड से अलग होती है, क्योंकि हम लोगों ने जब महाद्वीपीय सिद्धांत वैगनर महोदय जी का पढ़ा था, मतलब पढ़ा तो नहीं, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो 0 डिग्री के नीचे वाला गोंडवाना वाला हिस्सा है जो अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, तो उसमें भारत की जो प्लेट थी वो अलग हो गई और 0 डिग्री से ऊपर आ चुकी है, और धीरे धीरे ये प्रति वर्ष मिनिमम जो है कि 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम जो है कि ऊपर की ओर खसकती जा रही है। ऐसा उनका जो है कि तात्पर्य था, या ऐसा उनका जो है कि निष्कर्ष था। और ऐसी स्थिति में भारतीय प्लेट भी एक होती है, और जब ये भारतीय प्लेट धीरे धीरे ऊपर आती है तो यहां पर एक यूरेशियन प्लेट पहले से ही मौजूद थी, इन दोनों के बीच में आपस में एक टक्कर होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं कि यूरेशियन प्लेट जो यहां तक आपको दिख रही है, जरा मैं इसका कलर चेंज कर लूं पेन का, यहां पर जो आपको दिख रही है यूरेशियन प्लेट, तो इसके पास जो है कि एक टेथिस सागर था। ध्यान देना, टेथिस सागर, ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक लिक्विड फॉर्म में पानी था जिसको हम टेथिस सागर कहते हैं, छोटा सा सागर था, और ये तट के समीप होने की वजह से इसमें कुछ मलबे भी थे। इसमें क्या थे, कुछ मलबा, यानी कि जो गाद होती है या सेडिमेंट्स कह सकते हो, ये सब चीजें यहाँ पर एकत्रित थी। और जब पहली टक्कर भारतीय प्लेट की होती है यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर सबडक्शन हो जाता है भारतीय प्लेट का। भारतीय प्लेट नीचे क्यों झुकेगी, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा थी, और जैसे ये नीचे झुकती है तो यहाँ पे क्रस्ट का आंशिक गलन होता है, यानी कि क्रस्ट क्या होती है, टूटने लगती है, और जब क्रस्ट टूटती है तो आंशिक गलन होता है, अर्थात यहाँ पे मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, भूकंप की उत्पत्ति भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो क्रस्ट का आंशिक गलन हुआ, इसकी वजह से ये पता चला कि क्रस्ट बहुत गहराई तक नहीं जा सकी। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो बहुत गहराई तक गई, ठीक है, या फिर आपने इस वाले को भी देखा था, काफी गहराई तक ही आती है प्लेटें, इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी तो हो जाता है। लेकिन जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है भारतीय प्लेट, तो ये जो है कि कम क्षेत्र तक, यानी बहुत ज्यादा गहरे रूप में सबडक्शन नहीं करती, तो क्रस्ट का केवल आंशिक गलन होता है, और जिसकी वजह से ये जो ज्वालामुखी बनता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और यहां पर क्या होता है, फिर जब भूकंप होता है, उत्पत्ति होती है, तो यहीं पर ट्रांस हिमालय, जो कि ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है, जो आपके हिमालय से पूर्व ही निर्मित हो जाता है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा और रिवीजन भी किया होगा। काराकोरम पर्वत आता है, ठीक है, लद्दाख पर्वत भी आता है, जास्कर श्रेणी भी आती है। ये तीनों ही, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों ट्रांस हिमालय में होती है। तो ये टक्कर तो पहली हो गई। लेकिन जब एक और टक्कर होती है इनके आपस में बीच में, तो जब भारतीय प्लेट और नजदीक आती है तो टेथिस सागर का क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। टेथिस सागर क्या होता है, बिल्कुल सिकुड़ के थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा रहने लगता है, ये टेथिस सागर का संकुचन होता है। और ये भारतीय प्लेट रहती है, इसका फिर क्रस्ट का आंशिक गलन होता है, ये नीचे सबडक्शन होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रांस हिमालय तो पहले से ही था, ये और निर्मित होने लगता है, और ये वाली यूरेशियन प्लेट होती है। इसके बाद जब एक और लास्ट टक्कर होने की बात आती है, तो भारतीय प्लेट जब बिल्कुल टकरा जाती है, यहाँ पर एकदम नजदीक आ जाती है, और इसका सबडक्शन जब नीचे होता है, और यहाँ पहले से ही ट्रांस हिमालय मौजूद था, तो जब एक नए निर्माण हो रहे थे हिमालय के, तो इसके पास जगह नहीं मिली। जब यूरेशियन प्लेट के ऊपर जगह नहीं मिली, तो जो सेडिमेंट्स थे जो टेथिस सागर में गिर चुके थे, ठीक है, जो पहले से हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो है कि अवसाद जो जमीन के अंदर मतलब महासागरों में जा रहे थे, वही अवसाद बाद में पर्वत का निर्माण लेते हुए जो है कि ऊपर उठते हैं, और यही जो अवसाद होते हैं यही पर्वत के रूप में निर्मित हो जाते हैं, और इन्हीं पर्वतों को हम हिमालय कहते हैं। क्योंकि ट्रांस हिमालय पहले से ही निर्मित थे और वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये निर्मित होने लगते हैं। और इसके और आगे जब हम आखिरी स्टेप पे आते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे भारतीय प्लेट क्या होती है, यूरेशियन प्लेट के नीचे खसक जाती है। यूरेशियन प्लेट की क्या होता है, नीचे चली जाती है। तो यूरेशियन प्लेट पे ट्रांस हिमालय पहले से ही था, यहाँ पर आपका हिमालय बन चुका था। जब ये और नीचे खसकती है तो यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदान का भी विकास हो जाता है, और इस क्षेत्र में आपको तिब्बत का पठार भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 4 टक्कर के पश्चात हमारे हिमालय का निर्माण होता है। जब मैं आपको पर्वत निर्माण प्रक्रिया बताऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि महासागर में किस प्रकार से अवसाद गिरते हैं, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं वो भी जो है कि उसमें डिपॉजिट होते हैं, और भी बहुत सारे जो कूड़ा कचरा हम लोग फैलाते हैं समुद्र के किनारे, बीच पर, या जो है कि किसी कोस्टल रीजन में घूमने जाते हैं टूरिस्ट के रूप में, तो वो सारा कोस्टल रीजन का जो कचरा होता है वो कहीं ना कहीं पर्वत निर्माण प्रक्रिया के लिए एक अवसाद का काम करता है, सेडिमेंट्स का काम करता है। तो अब जरा पूरी थियरी को अगर हम पढ़ेंगे इस महाद्वीपीय टक्कर में, अगर हम इस पूरी
थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पहले ही भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य एक टेथिस सागर मौजूद था और सागर में कोई ना कोई नदी आकर क्या करती थी, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती थी, अपने सेडिमेंट्स को गिराती थी। और टेथिस सागर की जो प्लेट थी, इसकी यूरेशियन प्लेट से जब टक्कर होती थी तो एक संपीड़न बल उत्पन्न होता था, जिस बल के कारण क्या हुआ, ट्रांस हिमालय उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब भारतीय प्लेट टक्कर लगाती थी, जो पहली टक्कर मैंने अभी आपको दिखाई थी, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, तो उसमें काफी स्पेस था यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में, क्योंकि वहां पे टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर की प्लेट में वहां पे क्या हुआ, एक संपीड़न बल उत्पन्न हुआ और जिससे टेथिस सागर की प्लेट में आंशिक गलन से संकुचन प्रारंभ हो गया और अंततः भारतीय प्लेट का फिर यूरेशियन प्लेट से फिर क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। तो ये जो पहली टक्कर होती है संपीड़न बल के रूप में, और आपको मैंने बताया है पहले या दूसरे लेक्चर में कि संपीड़न बल के माध्यम से आपका अपनति और अभिनति का निर्माण हो जाता है। यानी ऊपर वाले हिस्से को हम चोटी या पर्वत कह देते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम घाटी कह देते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर वगैरह घाटी होती है, गुलमर्ग वगैरह, ये सभी चीजें। और इसके बाद जब संपीड़न बल उत्पन्न होता है तो मोड़दार पर्वत रूपी क्या होता है, फिर हिमालय की भी उत्पत्ति होने लगती है। क्योंकि जब 4 बार टक्कर होती है तो चौथी बार टक्कर होने में आपका हिमालय की भी उत्पत्ति होती है और यहां पर अधिक गति वाली भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ, लेकिन डेंसिटी कम होने के कारण अधिक गहराई में इसका क्षेपण नहीं हो पाया। यानी घनत्व तो था, घनत्व किसकी अपेक्षा, यूरोपियन प्लेट की अपेक्षा इसका घनत्व ज्यादा था, इसलिए वो नीचे सबडक्शन कर गई, नीचे क्षेपण कर गई। लेकिन इतना अधिक घनत्व नहीं था कि ये गहराई में जाके क्षेपण करे, बल्कि यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो गई, लेट जाती है, यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है। और जब अधिक गहराई तक क्षेपण नहीं हुआ, जिसकी वजह से हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए आप देखोगे पूरे हिमालयी क्षेत्र में, आप देख लो, चाहे वो पाकिस्तानी हिमालयी क्षेत्र हो या भारतीय हिमालयी क्षेत्र हो, चाइना हिमालय क्षेत्र हो, तिब्बत का हो, या आप म्यांमार का देख लो, अरुणाचल प्रदेश का देख लो, पूरे हिमालयी बेल्ट में आप देखोगे कि कहीं भी आपको ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने जब पहले लेक्चर में पढ़ा तो आपका प्रश्न बनना चाहिए था कि सर हमने तो महाद्वीप की जब टक्कर देखी थी महासागर से, तो मोड़दार पर्वत बने, एंडीज बना, रॉकीज बने, सियरा निवादा बना और कोस्ट रेंज बना, कैस्केड रेंज बना, बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में माउंटेन बने, वहां पे हमें ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी दिखी। क्योंकि वहां पर भी एक हैवी प्लेट जो थी, जिसकी डेंसिटी अधिक थी, वो नीचे जाके सबडक्शन करती और वहां से मैग्मा का गलना शुरू हो जाता और वो मैग्मा ऊपर आ जाता है। ये बात तो थी। लेकिन भारत के जो क्षेत्र में जो हिमालयी पर्वत है, या पाकिस्तान या चाइना वाला जो हिमालयी पर्वत है, यहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जो भारतीय प्लेट थी वो एक छोटे से सब कॉन्टिनेंट को लेकर चल रही थी, एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट को लेकर नहीं चल रही थी। ठीक है, इसलिए इसकी प्लेट का जो घनत्व था वो कम था, इसलिए इसका ज्यादा गहराई तक क्षेपण नहीं हुआ, बल्कि इसका क्षेपण सिंपली यहीं तक हुआ। और जिस वजह से इसमें क्या हुआ, मोड़ तो पड़े, वलन तो पड़े, लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक दशाएं थी वो नहीं बन पाई। और जिस वजह से आंतरिक परतों में भूभ्रंशन के कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप की संभावना तो बढ़ जाती है, लेकिन क्या नहीं होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। तो अब यहां से आपने मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीएससी के बेस पे आपने ये सीखा कि क्यों, किस वजह से आपके भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन भूकंप की दृष्टि से वो बहुत ही संवेदनशील जोन है। और इसीलिए आपको उत्तराखंड में, नेपाल में, तिब्बत में, जम्मू कश्मीर में, कई बार ऐसा अरुणाचल प्रदेश में महसूस होता है कि नेपाल वगैरह इन सब क्षेत्रों में भूकंप आया और भारतीय उत्तर के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी भारतीय राज्य, वो काफी हद तक प्रभावित होते हैं। आप दिल्ली में देखोगे हर 1 महीने, 10 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे, हर 20-25 दिन में एक न एक भूकंप का झटका महसूस किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम पावर का होता है, जिसकी वजह से दिल्ली में कोई क्षति नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर वो ढंग का अगर भूकंप आ गया तो दिल्ली में बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से लोग रहते हैं। अच्छा, ये बार बार क्यों मूवमेंट होता है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बार बार भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और जब यूरेशियन प्लेट से बार बार टकरा रही है तो उसको बहुत सारे सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालय की लगातार क्या हो रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो आपने पढ़ा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में कि भाई हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी लगातार हाइट बढ़ती जा रही है। पहले 8,848 थी, अब 8,849 हो गई। अर्थात धीरे धीरे जो है कि आप इसकी ऊंचाई को बढ़ते हुए देखेंगे। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके बीच में लगातार टक्कर हो रही है। और टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका प्रमाण क्या है? नेपाल के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में जो भूकंप की घटना लगातार होती रहती है। तो इससे क्या समझ में आया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया तो नहीं होती, क्योंकि सबडक्शन बहुत नीचे नहीं हो पाया गहराई तक, लेकिन भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। और अब हम चलते हैं, हमारा तीसरा जो प्लेट संचलन होता है,
जो सबसे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है खासकर, समानांतर प्लेट संचलन। तो समानांतर प्लेट संचलन में अगर आप ये जो डायग्राम है जिसको मैं जूम कर रहा हूं, आप जरा इसको देखिए। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि एक प्लेट आपकी ये वाली है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को ले लेता हूँ हाईलाइट करते हुए। आपकी एक प्लेट ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, यानी कि वेस्ट मान लीजिए। और एक प्लेट आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, ईस्ट की तरफ है। ये दोनों प्लेटें क्या है, तनाव मूलक बल की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो जब ये टूटेंगी आपस में तो ये सागर के तट पे क्या करेंगे, सागरीय जो है कि नीतल में क्या करेंगे, एक कटक का निर्माण करेंगी। और ये कुछ और नहीं होते बल्कि ये सागर में स्थित या समुद्र में स्थित क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। इन्हें सागरीय पर्वत भी कहा जाता है, लेकिन ये समुद्र के पानी के नीचे ही रह जाते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती नहीं है। क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन होता है, बेसाल्टिक लावा का। और ये लावा क्या होता है, चट्टान क्या होती है, ये मैंने पिछली कई क्लासों में करा रखा है, 3rd या 4th लेक्चर में। तो वहां पर आप देखोगे इनका जो सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए तरल पदार्थ के रूप में निकलते हैं और चुपचाप ये एक पर्वत के रूप में बन जाते हैं, जिसे हम लोग कटक कहते हैं। तो यहां पर तो समझ में आ गया कि भूकंप आएगा। लेकिन जब आप नीचे वाली प्लेट को एक देखोगे, इसकी एक नीचे प्लेट ये भी है, ये भी है, तो इन प्लेटों का जब ऊपर से आप कंपैरिजन करोगे इसके बीच में, तो ये समानांतर होगी। या इसके बीच में करोगे समानांतर होगी, इसके बीच में करोगे समानांतर होगी। तो 3 कंडीशन बन सकती है, एक तो समान दिशा में करेंगी, एक आपके अपोजिट दिशा में करेंगी, और एक जो है कि आपका, हाँ मतलब ये 3 कंडीशन बनेगी। एक तो समान दिशा में हो सकती है, एक अपोजिट दिशा में भी हो सकती है, लेकिन ये समानांतर होंगी। तो क्या ये आपस में रगड़ खाएंगी, क्या ये विनाश करेंगी या ये रचना करेंगी? तो आप देखोगे यहाँ पे कि नए क्रस्ट का निर्माण या नए क्रस्ट का क्षय नहीं होता है। अर्थात किसी भी प्रकार का न तो कोई क्रस्ट बनता है, क्रस्ट का मतलब हो गया न तो कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है और न ही किसी कटक का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आप यहां पर मत देखो कटक का, क्योंकि ये तो आप देख रहे हो 2 अलग अलग प्लेटों के तनाव मूलक बल में। लेकिन जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे नीचे की प्लेटों से जो समानांतर दिशा में चल रही हैं, तो इनसे जो है कि न तो किसी नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, न कोई स्थल खंड का निर्माण हो रहा है, न कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है, न किसी कटक का निर्माण हो रहा है, और न ही किसी का क्षय हो रहा है, न ही किसी का विघटन हो रहा है। और इसलिए इसको संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। संरक्षी का मतलब ये संरक्षण करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अपसारी प्लेट संचलन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, कटक का निर्माण होता है। और कटक का निर्माण हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, रचनात्मक कह देते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि अभिसारी प्लेट संचलन में क्या होता है, भूकंप आता है। अभिसारी संचलन में भूकंप आता है और जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के स्थल खंडों का क्षय होता है, जो टूट जाते हैं, जो बिखर जाते हैं, घाटी बन जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पे उसका क्षरण होता है, तो वो विनाशात्मक कहलाती है। लेकिन समानांतर में क्या होता है, संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। न तो इसमें कोई रचना हो रही है, न इसमें कोई क्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, विघटन कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए इसे क्या कहते हैं, संरक्षी। जहां समानांतर तो होती है लेकिन विपरीत दिशा में अगर संचलन हो रहा है, जैसे इस बॉक्स को अगर आप जूम कर रहा हूं मैं, आप देखोगे इस बॉक्स में एक प्लेट जो है कि दूसरी प्लेट के समानांतर तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो है कि इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण के कारण ऊर्जा या ऊष्मा का निष्कासन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति महसूस होगी। तो जरा यहाँ पर एक बात बताइए कि समानांतर प्लेट संचलन में क्या आपको ज्वालामुखी की प्रक्रिया देखने को मिलेगी? तो आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्लेट का क्षेपण नहीं हो रहा, सबडक्शन नहीं हो रहा, कोई नीचे नहीं जा रही है, ये तो समानांतर चल रही है। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि सर जब भी कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, सबडक्शन करेगी, तो वहां पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया के लिए जो उचित मैग्मा होता है, जो गलने लगता है आंशिक रूप से, तो ये कंडीशन आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का ज्वालामुखी तो नहीं होगा। लेकिन जब प्लेट की आपस में संचलन होता है और आपस में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो एक पृथ्वी की प्लेट हिल रही है दोस्तों, आपके घर की प्लेट नहीं हिल रही है कि जो केवल बस आवाज आएगी टन 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 करके, ये पृथ्वी की प्लेट हिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा का भी निष्कासन होगा और आपस में रगड़ खाने की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो आपने एक चीज देखा कि इसमें भूकंप भी देखने को मिलेगा। तो क्या समझ में है, विपरीत दिशा में जब ये संचलन करती है तो घर्षण से ऊर्जा या ऊष्मा निष्कासन होता है और भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आप कंक्लूजन के तौर पे क्या निकालोगे कि अपसारी प्लेट संचलन से क्या क्या बना, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, अभिसारी प्लेट संचलन से क्या क्या बना, क्या क्या नहीं मिला, और समानांतर प्लेट संचलन से क्या क्या बना, क्या क्या नहीं मिला। तो इसका एक फाइनल कंक्लूजन हम अगले पॉइंट पर देखेंगे। जरा इसको ध्यान से समझना
क्योंकि इसके बाद आपको मैं भूकंप का टॉपिक समझाने वाला हूं कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं यहां पर कि आपने 3 प्लेट मूवमेंट देखे, एक तो अपसारी प्लेट संचलन। तो अपसारी जैसी मैंने वर्ड लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये दोनों प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस मीन्स की क्या करें, तनाव मूलक बल की तरफ है। अगर मैंने अभिसारी शब्द का प्रयोग किया तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराने वाली हैं, एक दूसरे के टक्कर करेंगी। और समानांतर प्लेट संचलन की बात की तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो ये एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं या एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये एक दूसरे से ना तो टकरा रही है ना दूर जा रही है। अर्थात इनके बीच में घर्षण तो हो सकता है लेकिन किसी प्रकार की टक्कर या तनाव नहीं हो सकता। तो अब जरा यहां पर देखो कि ध्यान से समझना, एक एक एरो को आपको समझना है। इस एरो का बहुत मतलब है। पहला एरो क्या कहता है कि भाई अपसारी प्लेट संचलन सामान्यतः महासागरीय कटक में होता है और यहां से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये एक भ्रंश घाटी के रूप में अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। तो भ्रंश घाटी बन गई और इस ज्वालामुखी से क्या बन गया, 2-3 कटक बन गए महासागरीय। तो यानी यहां पर महासागरीय कटक भी बना और भ्रंश घाटी का निर्माण भी हुआ। दूसरा इसका एरो आप देखोगे तो दूसरा एरो यहां पर आके क्या कह रहा है, ये वाले पॉइंट पे आके कह रहा है कि प्लेट सीमांत पर प्लेटों के संचलन के कारण तीव्र गति से कंपन भी होता है और जिससे भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। अर्थात जब अपसारी प्लेट संचलन आपस में अलग अलग होंगी तो यहाँ पे कंपन भी महसूस किया जाएगा और इस वजह से यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति भी होगी, जिससे महसूस कौन करेगा, जलीय जीव। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मछलियां होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं वो व्यक्ति से पहले महसूस कर लेते हैं पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से कि भूकंप उत्पत्ति हो रही है या भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है। तो ये चीज होगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे एक जो दूसरा एरो आ रहा है ये वाला, तो यहाँ देखो कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी होती है। भाई अपसारी प्लेट संचलन में आपको क्या देखने को मिला, ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को मिली कि नहीं मिली। लेकिन एक अपवाद के तौर पे आप देखोगे कि जब महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कॉमन रिजल्ट भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप इस एरो को अगर आप देखोगे मेरे साथ, इस एरो को देखोगे तो ये दोनों एरो तो एक जैसे हैं कि अभिसारी प्लेट संचलन में भी जो है कि क्या देखने को मिलेगा, आपको भूकंप देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन कौन सी टक्कर पे, एक तो महाद्वीप महासागर टकराएंगे या फिर महासागर महासागर टकराएंगे। लेकिन महाद्वीप और महाद्वीप टकराएंगे, अगर महाद्वीप और महाद्वीप टकराएंगे तो ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये इसका अपवाद है। बाकी और जगह होंगी। अब जैसे हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, इसलिए शायद यहाँ पर आपको ज्वालामुखी की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेंगी। और ये वाली जो चीज है, ये फाइनल जो कंक्लूजन है, ये रेड वाला जो है, ये तीनों में ही देखने को मिलेगा। ये तीनों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपन महसूस होगा और भूकंप देखने को मिलेगा। यानी कि अपसारी में भी भूकंप होगा, अभिसारी में भी भूकंप आएगा और समानांतर में भी आएगा। लेकिन ज्वालामुखी केवल किस में आएगा, ज्वालामुखी अपसारी में भी आएगा, अभिसारी में भी आएगा। परंतु अभिसारी की जो 3 टक्कर है, महाद्वीप महासागर यहाँ पे भी होगा, महासागर महासागर यहाँ पे भी होगा। लेकिन महाद्वीप महाद्वीप की अगर टक्कर होगी तो ये अपवाद होगा कि यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं होगा, जैसे हिमालय। अब जरा एक और पॉइंट देख लेते हैं अभिसारी का। अगर आप एक अभिसारी का देखना चाह रहे हो तो यहां पर आप अभिसारी प्लेट संचलन का आप देखोगे कि महासागरीय गर्त का भी तो निर्माण होगा। जब दो प्लेटें आपस में इस तरीके से टकराती हैं, इस तरीके से, तो यहां पर इस वाले पॉइंट पे क्या बनता है, इस वाले पॉइंट पे महासागरीय गर्त बनता है कि नहीं बनता है, जैसे मेरियाना गर्त वगैरह हो गया। लेकिन अब इसका एक और अपवाद होगा कि जब महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर हो रही है तो यहाँ भी तो आपस में सबडक्शन हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये बहुत गहराई तक सबडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी गर्त का निर्माण नहीं बनता है। हिमालय और ट्रांस हिमालय में कहीं भी आपको गर्त देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन महासागर महाद्वीप की टक्कर में देखने को मिलेगी और महासागर महासागर में भी गर्त देखने को मिलेगी, जहां पे वाटर बॉडीज भी इंक्लूड हो रही है। लेकिन महाद्वीप और महाद्वीप के बीच में कोई टक्कर नहीं देखने को मिलेगी। और आप बहुत जगह कंफ्यूज हो चुके हो, मुझे पता है, मैंने इतनी बार ये शब्द प्रयोग कर लिया कि अब आप कंफ्यूज हो चुके हो। इसीलिए मैंने कहा कि आराम आराम से चीज़ों को समझना है। और अगर आपने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर अगर नहीं सुना है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, तीसरे लेक्चर को भी नहीं सुना होगा तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं इसे क्रम वाइज लेकर आपको चल रहा हूँ। अब यहां पर देखोगे कि मोरदार पर्वत की उत्पत्ति भी होती है इसी अभिसारी में। लेकिन अगर महाद्वीपीय और मतलब महासागरी अभिसारी सीमांत पर
प्लेट नहीं बनता है, मतलब यहाँ पर प्लेट पर सीमांत नहीं बनता है, और मोड़दार पर्वत यहाँ पर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे भूकंप की, और सीधा प्रश्न आता है दोस्तों कि भूकंप निर्माण से आप क्या समझते हो, भूकंप के बारे में बताइए। तो भाई भूकंप से आप क्या समझते हो, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, भूकंप से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि डिजास्टर है कि नहीं है। तो इसमें भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, तो आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी को वर्णन करते हो, एच.एफ. रीड की जो इलास्टिक रिबाउंड थियरी है, या फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया, इन तीनों चीजों को मतलब कि एक्सप्लेन करते हो। तो आप देखोगे कि यहां से मेंस ओरिएंटेड कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यहां से इजीली लिख पाओगे। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है मेंस की आंसर राइटिंग करने में। असल में क्या होता है ना कि हमारे सामने बहुत तरीके के स्टूडेंट्स या कोचिंग संस्थान ऐसी ब्रांडिंग कर देते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग करना मतलब कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, जबकि एग्जामिनर ऐसा कुछ पूछता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखिए तो सही, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितना प्रश्न इजी है उतना ही प्रश्न का उत्तर भी इजी होना चाहिए, जिससे कोई भी एग्जामिनर किसी बैकग्राउंड का हो वो आराम से पढ़े और उस चीज को समझ सके, और उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम आपसे डायरेक्ट वो बात कर रहा है। लेकिन बहुत ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी। बहुत लोग कमेंट करते हैं टेलीग्राम पे कि सर मुझसे लिखने में नहीं हो रहा है, मुझे नॉलेज सब है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे क्यों नहीं लिख पा रहे हो भाई, आपके पास पेन है कॉपी है, आप लिखना शुरू करिए, नॉलेज जो भी है आपको। लेकिन आपको क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए होती है, और असल में एग्जाम में इतनी परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत कॉमन चीजों को आपको समझना है। तो टॉपिक पे दोबारा आते हैं और भूकंप की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग एक एक चीज को समझेंगे। देखो पहले ही मैंने बताया था कि भूकंप के बारे में, कि आपको थोड़ी सी आइडिया मैंने दे दिया था कि भूकंप कैसे होता है। तो देखो भूकंप होता है अंतर्जात बल से, ठीक है। जब दूसरे लेक्चर में मैं बता रहा था आपको कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में दो प्रकार के बल लगते हैं, मतलब पृथ्वी पर एक अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात बल का मतलब होता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में बल लगता है। तो भूकंप से आप क्या समझोगे, तो सिंपल सी बात है कि अंतर्जात और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल का मतलब क्या होता है, जो कम समय के लिए लगता है और बहुत तेजी से प्रभावित होता है, यानी कि बहुत तेजी से महसूस होता है। और एक बल क्या था, जो बहुत धीरे धीरे बल लगता है और एक लंबे समय तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लंबे समय में, जैसे पर्वत का निर्माण होना, पठार का निर्माण होना, मैदान का निर्माण होना, घाटियों का, कटक का निर्माण होना। ये एक रात में निर्माण नहीं होता, ये लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे पर्वत बनते हैं। लेकिन भूकंप आप अचानक से महसूस करते हो और कम समय के लिए महसूस करते हो, इसलिए आकस्मिक बल है और अंतर्जात है। और ये एक तरीके से भूभौतिकी घटना है। भूभौतिकी घटना का मतलब होता है जो भूगर्भ से संबंधित होती है, और पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से ये कंपन होता है। और भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो भूकंप मूल से होती है, यानी कि फोकस से होती है, भूकंप मूल से होती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब सेकंड टाइम आपको पढ़ना सेकंड चीज कि भूकंप के प्रकार। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भूकंप के प्रश्न में केवल इतनी ही 2 लाइनें लिख दोगे ना आप मेंस के आंसर राइटिंग में, इससे बेहतर और आंसर राइटिंग के लिए आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई भी फैक्ट डाल दो, कोई भी एग्जांपल डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एक लाइन लिखो कि भूकंप से आप क्या समझते हो, तो भाई अंतर्जात आकस्मिक बल के रूप में ये एक भूभौतिकी घटना है जिससे पृथ्वी की सतह पर एक तीव्र गति से कंपन होता है, और जहां पर ये भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। बस ये 2 लाइनें आप डाल के इंट्रो शुरू कर सकते हो भूकंप के लिए बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे भूकंप के प्रकार के बारे में भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको समझना कि भूकंप के प्रकार के बारे में बात करें तो एक होता है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, और भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, ठीक है। इसको हम प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, और इसको जो है कि सरफेस तरंगों के रूप में भी जानते हैं, यानी विनाशात्मक तरंगों के रूप में भी जानते हैं। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अभी हम पढ़ेंगे भूकंप की गहराई के आधार पर। और ये गहराई किसकी, जो प्लेट सबडक्शन करती है। समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझो जरा मेरी बातों को। मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि ये जो 2 प्लेटें हैं आपस में, ये 2 प्लेटें हैं और ये प्लेटें आपस में टक्कर करती हैं, ठीक है। जरा फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं ताकि और क्लियर आपको समझ में आ जाए। ये 2 प्लेटें हैं और एक प्लेट ये रहेगी, ठीक है। और इसका जो है कि सबडक्शन होता है, जब सबडक्शन होता है इस प्लेट का, जितनी गहराई में जाके ये प्लेटों का सबडक्शन होगा उतनी ही गहराई में क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। और इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। तो 3 लेवल क्या होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है जो भूकंप आता है और आप जो महसूस करते हो, क्या लगता है कि क्या पैर के नीचे 5 फीट की गहराई से आता है क्या? कई बार ऐसा होता है कि वो 70 किलोमीटर की गहराई पे होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो भूकंप 300 किलोमीटर गहराई तक जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है
कि वो भूकंप आपको 700 किलोमीटर की गहराई से भी महसूस होता है। तो सिंपल एक मैं फंडा बताता हूं कि जो भूकंप आपको महसूस होता है वो भूकंप जहां पर आप रहते हो उसकी गहराई से नहीं, बल्कि उससे आप 70 किलोमीटर नीचे जाओगे तब जाके वहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब जैसे एक भूकंप ये होता है कि जिसको हम कहते हैं कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, यानी कि सैलो फोसी अर्थक्वेक, यानी कि छिछले उद्गम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता है, सतह से केवल 70 किलोमीटर की गहराई में ही भूकंप मूल मिल जाता है। यानी जिस सतह पर आप रहते हो वहां से 70 किलोमीटर गहराई में कहीं ना कहीं प्लेटों के बीच में मूवमेंट हुआ, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट अभिसारी रूप से हुआ हो, या समानांतर रूप से हुआ हो, या फिर अपसारी रूप से तनाव के रूप में हुआ हो, कहीं ना कहीं वो भूकंप का मूल आपको पता चल जाता है। और ये तीनों ही कंडीशन में आपको भूकंप देखने को मिलता है। दूसरा होता है मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप, जो इंटरमीडिएट फॉसी अर्थक्वेक होता है, अर्थात 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक के बीच में भी पाया जा सकता है ये सतह से। और एक होता है गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप, जिसको डीप फॉसी अर्थक्वेक कहते हैं, जो 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक के भूकंप मूल पाए जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ कहीं पे जो है कि भूकंप का कंपैरिजन होता है, मतलब भूकंप आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सतह से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है, या हो सकता है यहां कहीं पे भूकंप का उत्पत्ति हुई होगी तो हम कह सकते हैं 300 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी सतह से। और सतह ये है जिस पे आप रहते हो, ठीक है, ये सतह है, यहां पे आप रहते हो ना, ठीक है, इस परतों पे। या फिर यहां कहीं पे भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये 700 किलोमीटर की रेंज में आसपास होगा। तो इतनी गहराई में अलग अलग 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे अगर आप देखोगे। लेकिन एक चीज बताओ, सतह के जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा भयानक होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो भूकंप ज्यादा जो है कि प्रभावित करेगा, लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और जो सतह के से जितनी गहराई में होगा, जो पृथ्वी की सतह से जितनी गहराई में होगा, वो भूकंप सतह पर आके उतना ही कम प्रभाव डाल पाएगा। क्यों डाल पाएगा? क्योंकि उसको सतह तक आते आते जो उसकी एनर्जी थी, जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो कम हो जाएगी। तो यहां पर आपको समझना है कि आप देखोगे 1 2 3, पहला क्या दे रहा है 70 किलोमीटर, दूसरा 300, तीसरा 700 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 700 किलोमीटर तक जाओगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तीव्रता में क्या होगी, कमी आएगी। यानी कि 70 किलोमीटर की गहराई पे जो ये सतह हो गई, मान लो ये सतह हो गई, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पे 70 किलोमीटर की गहराई से जो भूकंप होगा वो बहुत तेज इंटेंसिटी वाला होगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन जो 700 किलोमीटर की गहराई वाला होगा उसकी तीव्रता बहुत कम हो चुकी होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे तीसरा है कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र और भूकंप आने के कारण। ठीक, तो जो आप भूकंप की तीव्रता, और फिर यहाँ पर एक है भूकंप की तीव्रता के बारे में बात करेंगे, तो ये रहा कि भूकंप की तीव्रता के आधार पे कि कौन सी तरंगों की तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो इसमें भी हम 2-3 चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं कि एक तो भूकंप मूल की गहराई देखते हैं कि अगर उस भूकंप मूल की गहराई 70 किलोमीटर पे है तो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, अगर वो 300 किलोमीटर पे तो इसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी, और अगर वो 700 किलोमीटर पे तो इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जो स्थल खंड पे बहुत कम पता चलेगी। या फिर भूकंपी तरंगों की तीव्रता, जैसे पी की तीव्रता, एस की तीव्रता, एल की तीव्रता, तो इंटेंसिटी सबसे अधिक किसकी होती है, एल की। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन दोनों के समान होने पर हम तीव्रता की जानकारी नहीं निकाल पाते कि किस गहराई का जो भूकंप है वो ज्यादा प्रभावी हुआ। जैसे मान लो कि 70 किलोमीटर की गहराई थी और वहां पे जो है कि तरंगों की तीव्रता भी बहुत अधिक थी, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा गहरा सबसे ज्यादा हुआ, 70 वाला था, 300 वाला था, या 700 किलोमीटर का था, 500 किलोमीटर का था। तो ऐसे में हम फिर एक नया पैटर्न यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि चट्टानों की संरचना या संगठन में क्या परिवर्तन होता है जब भूकंप आता है। तो अगर आप देखोगे भ्रंश तल से निर्मित सतह जो होती है, या फिर ये तो होगी संरचना, और संगठन की बात करेंगे तो मुलायम और असंगठित चट्टान हो जाना। जब भी भूकंप आएगा तो चट्टानों में क्या होगा, एक तो मुलायम होगी, असंगठित होगी यानी टूट जाएगी, विखंडित हो जाएगी, और भ्रंश तल से जो निर्मित सतह होगी उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आप इसे कह सकते हो कि समस्थैतिक असंतुलन होने पर, समस्थैतिक मैंने कैसे बताया था सेकंड लेक्चर में, याद होगा, यू स्टैटिक, और आपको बताया था ना कि अगर समुद्र के अंदर जो है कि संतुलन लाने की प्रक्रिया दोबारा करती प्रकृति तो उसे हम कहते हैं यू स्टैटिक। और एक होता है जो स्थल खंड पे प्रकृति अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है। तो स्थल स्वरूपीय विशेषताएं जब परिवर्तित हो जाती है मानवीय कारणों की वजह से, बाहरी वातावरणीय कारणों की वजह से, और चट्टानें असंगठित हो जाती हैं, तो अंतर्जात बल की तीव्रता में वृद्धि होने लगती है, जिससे भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी जो मानवीय प्रभाव होता है, मानवीय कारण होता है, जिसकी वजह से हम जंगलों को काटते हैं, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाके काम करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भी क्या करती है, बदले में हमसे क्या करती है, रिवर्स
करती है और वो क्या करती है, उन चट्टानों को दोबारा अपने बैलेंस बनाने के लिए अंतर्जात बल से भूकंप लगाती है और वहां से तीव्रता की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहूं तो आप एक चीज समझ सकते हो कि भूकंप मूल की गहराई में अगर वृद्धि होती जाएगी तो भूकंप की तीव्रता में कमी आएगी। इसका मतलब हो गया कि जो 70 किलोमीटर पे भूकंप आएगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो 700 किलोमीटर पे आएगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि गहराई में वृद्धि होगी। 700 किलोमीटर चला गया तो इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। भूकंप मूल की गहराई अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि भूकंपी तरंगों से तीव्रता का निर्धारण करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम पी तरंगे आएंगी, फिर एस तरंगे और एल तरंगे आएंगी। पी तरंगों में क्या होता है, ये अत्यंत कम तीव्रता होती है बिकॉज इसके कण जो होते हैं समानांतर होते हैं, यानी जो समानांतर इस तरीके से इसका संचलन होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है ये सब मैंने बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना नोट्स हमारा। लेकिन इन चीजों को अगर आप कंटिन्यूअस मेरे साथ कर रहे होगे लगातार लेक्चर्स को तो आप इस चीज को समझ रहे होगे। फिर एस तरंगे आएंगी जो पी तरंगों से अधिक तीव्र होती हैं, लेकिन इनका कण क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि इस तरीके से ऊपर नीचे करके जाते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एल तरंगे, जो अत्यधिक इंटेंसिटी होती है, जिसकी तीव्रता होती है और ये सतह के समीप होती है, इसलिए इसको विध्वंसकारी तरंगे भी कहते हैं। तो जो आप देखते हो भूकंप के दौरान जो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, हाईवे फट जाते हैं, ये सभी एल तरंगों के कारण होता है। और अगर हम कहें कि फिर भी नहीं पता चलता है कि भाई भूकंप कितना तीव्र था कितना नहीं, क्योंकि हमने देखा तरंग की तीव्रता भी समान है, भूकंप मूल की स्थिति भी समान है, तो हम चट्टानी संरचना और संगठन के आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। और आप देखोगे कि जो नदी बेसिन जलोढ़क हो गया, यहाँ पे मृदा निर्मित जो संरचना में फैलाव और संकुचन के प्रभावशाली होने पर भूकंप की तीव्रता अधिक हो जाती है अगर ये ज्यादा तेजी से प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे आपने 2-3 पॉइंट को कवर कर लिया कि पहला तो आपने समझा कि भूकंप से क्या समझते हो, भूकंप के प्रकार आपने देख लिया कि छिछले उद्गम केंद्र, मध्यम उद्गम केंद्र और गहरे उद्गम केंद्र, जो कि 70, 300, 700 किलोमीटर। अब हम देखेंगे भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। तो भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कहां कहां पे आ सकते हैं, तो एक चीज मुझे ये बताइए जरा कि कहां कहां पे छिछले हो सकते हैं, कहां पे गहरे हो सकते हैं, कहां पे मध्यम हो सकते हैं। एक चीज ये समझ लेना कि जहां पर मैंने ये कहा कि जहां पर भी परतों का सबडक्शन ज्यादा गहराई तक होगा वहीं पर जो है कि छिछले गहरे मध्यम देखने को मिलेंगे, और लेकिन जहां पे सबडक्शन कम होगा वहां पे हो सकता है छिछले ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और अब आप इन चीजों को कनेक्ट भी कर पाओगे अपने दिमाग में। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है छिछले, मध्यम और गहरे, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 70 किलोमीटर की रेंज भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे 300 किलोमीटर की रेंज भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे 700 किलोमीटर की रेंज भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरफ आपको महासागरीय प्लेट संचलन देखने को मिलता है जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, महाद्वीपीय प्लेट संचलन देखने को मिल रहा है। और जब एक महाद्वीप और आपस में महासागर आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट संचलन क्या होता है, सबसे नीचे चली जाती ज्यादा गहराई तक, जिसकी वजह से यहाँ पे तीनों ही आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रशांत महासागर में, तो महासागरीय कटक बनते हैं जो कि एक तरीके से अपसारी संचलन होता है, क्योंकि अपसारी संचलन में क्या होता है, दो प्लेटें आपस में अपोजिट होती है जिसमें एक तनाव होता है, बस आपस में टूट जाती हैं, फट जाती हैं, और ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं, इसलिए यहाँ पे केवल छिछले और मध्यम ही रह जाते हैं, यानी कि 70 से लेके 300 किलोमीटर तक ही रह जाते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जहां पे महासागर की प्लेटें टकराती हैं, जो कि प्रशांत महासागर, जहां पे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया का निर्माण होता है, तो छिछले भी होंगे, मध्यम भी होंगे, गहरे भी होंगे। लेकिन अगर वहीं मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन की बात करूं तो हिंद महासागर जहां पे कटक होते हैं यहाँ पे केवल छिछले मिलेंगे और मध्यम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई महाद्वीप और महासागर आपस में नहीं टकरा रहा है। अटलांटिक में भी, अफ्रीकन में भी आपको छिछले और मध्यम मिलेंगे और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक में ओनली छिछले मिलेंगे। लेकिन अगर मैं हिमालयी जोन में बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक महासागर की प्लेट कोई नहीं है बल्कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, बीच में टेथिस सागर है, तो इनके बीच में जो टक्कर होती है तो यहाँ पे छिछले और मध्यम, ये दो प्रकार के आपको भूकंप केंद्र देखने को मिलेंगे। तो कहां पर सबसे अधिक देखने को मिला, आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में तीनों कैटेगरी देखने को मिलेगी कि 70 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। और दूसरा जो है कि आपको महासागरीय प्लेट संचलन जो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भूकंप आने के कारण क्या होते हैं।
तो जरा भूकंप आने के कारण में हमने जो 3 सिद्धांतों की बात की थी, सिंपल सी बात आप समझिए कि भूकंप आने के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी के अंदर एक संचलन होना चाहिए। पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार से संचलन होता है, एक तो होता है प्लेट विवर्तनिकी संचलन। प्लेट विवर्तनिकी संचलन में हमने 3 कारण बताए, एक अपसारी संचलन जिसमें 2 प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो यहाँ पे भ्रंशन होगा, ये पृथ्वी टूटेगी और इसमें कंपन महसूस होगा जिससे भूकंप आ जाएगा। दूसरा अभिसारी प्लेट संचलन होगा, जहां पे 2 प्लेटें आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी और यहां पर भी कंपन होगा और ज्वालामुखी आएगा, पर्वत का निर्माण होगा और इस कंपन से भूकंप की उत्पत्ति होगी। समानांतर प्लेट में क्या होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है या तो एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के बीच में क्या होता है, इनके बीच में घर्षण बल लगता है, अर्थात ये एक दूसरे के प्रति क्या घर्षण बल पैदा करती है। जहां से ये किसी चीज का निर्माण तो नहीं कर रही कटक का, नहीं किसी चीज का विघटन कर रही, लेकिन घर्षण की वजह से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इस घर्षण से ही भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो प्लेट विवर्तनिकी में आपने देखा तीनों ही कंडीशन में भूकंप आ रहे हैं। वहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा कि जब भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, नीचे से मैग्मा जो है कि बन के ऊपर आता है जब पृथ्वी की तरफ से, तो कई सारी पृथ्वी की अंदर की परतों को तोड़ते हुए बाहर आता है। समझना ध्यान से कि जब नीचे किसी परत में जो है कि मैग्मा तैयार हो रहा है, तो ये ऊपर जब आ रहा है बाहर ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलेगा, तो इसके आसपास की सारी पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए आएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई एक रेड कारपेट का रास्ता बना रखा है पृथ्वी के अंदर की परतों में कि ज्वालामुखी पैदा होगा तो चुपचाप बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कई सारी परतों को तोड़ते हुए, दरारों को तोड़ते हुए वो ऊपर आएगा पृथ्वी की सतह पे। तो जब ये इन दरारों को, परतों को तोड़ते हुए आएगा, तो इन दरारों और परतों में भी क्या होगा, एक कंपन महसूस होगा और वो कंपन कुछ और नहीं बल्कि भूकंप होगा। और इसी तरीके से एक और सिद्धांत है एच.एफ. रीड की थ्योरी, इसको भी मैं कवर करता हूं। तो अब यहाँ पे भूकंप आने के कारण को अगर मैं एक एक करके समझाना चाहूं, तो अपसारी प्लेट संचलन, अब यहाँ से आपका रिवीजन होगा। सबसे पहले अपसारी कहाँ पे होता है, महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन होगा। भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, टूटते हुई जाती है, जिसमें क्या होता है, अपसारी में तनाव मूलक बल लगता है, जिससे एक भ्रंशन की क्रिया होती है, अर्थात टूटती है पृथ्वी। और यहाँ पे छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होता है जो कि 70 किलोमीटर तक होता है। वहीं भ्रंश घाटी जब चौड़ी हो जाती है बहुत अधिक, यानी कि फैल जाती है भ्रंश घाटी 2 अलग अलग हिस्सों में, तो प्रेशर कम हो जाता है और दुर्बल मंडल में मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, तो आपका आग्नेय चट्टान के लिए जो ज्वालामुखी होता है वो तैयार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में नीचे से जब ऊपर आने के लिए भूकंप क्या होगा, फिर मध्यम उद्गम केंद्र भी संभावना बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे अपसारी प्लेट संचलन में मध्य अटलांटिक कटक, जो मध्य अटलांटिक कटक आप पढ़ते हो, प्रशांत महासागरीय कटक पढ़ते हो, हिंद महासागर के कटक पढ़ते हो, यहाँ तीनों ही जगह पे आपको छिछले और मध्यम यानी 70 किलोमीटर या फिर 70 से 300 किलोमीटर तक आपको भूकंप देखने को मिलेगा। ये आपका एक रिवीजन हो गया। तो आपने देखा कि प्लेट तनाव मूलक बल कैसे कैसे जा रहा है, यहाँ पे भ्रंशन होगा इसके बीच में, जिससे छिछले भूकंप होंगे। लेकिन जब भ्रंशन होने से ये चौड़ाई बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब मैग्मा की उत्पत्ति होगी तो ये मैग्मा ज्वालामुखी क्या होगा, ऊपर परतों को तोड़ते हुए आएगा, और जिससे यहाँ पर मध्यम भूकंप केंद्र भी होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अभिसारी में देखेंगे तो जिसमें क्या होता है, अभिसारी में प्लेट की टक्कर होती है। प्लेट की टक्कर होने पे संपीड़न बल लगता है, तनाव मूलक बल नहीं लगता। तनाव मूलक बल में क्या होता है, वो अलग अलग जाते हैं भ्रंश घाटी में, लेकिन प्लेट की टक्कर होने से संपीड़न बल लगता है, जिससे मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में भ्रंशन की क्रिया होती है। तो भ्रंशन की क्रिया मतलब पृथ्वी टूटती है, पहली बार चटकन आती है, उसमें एक झटका लगता है, तो छिछले भूकंप आ जाते हैं। लेकिन जहां महासागरीय प्लेट का मुड़ने और क्षेपण आंतरिक परतों में होता है, बहुत अंदर तक होता है, तो परतें टूटती हुई जाती हैं, और जहां पे मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप हो जाते हैं। लेकिन अगर अधिक गहराई में इसका क्षेपण हुआ है तो वहां पे टेम्परेचर अधिक होता है, प्रेशर कम होते ही क्रस्ट का आंशिक गलन शुरू हो जाता है, और मैग्मा की जब उत्पत्ति होती है तो एक गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की भी उत्पत्ति हो जाती है यहाँ से, क्योंकि मैग्मा जो है कि बहुत गहराई से ऊपर की ओर आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि महासागरीय प्लेट का वह भाग जहां क्षेपण से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बेनियोफ जोन कहते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके लिए लगभग 45 डिग्री के कोण पर अधिक गहराई में क्षेपण आवश्यक है। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज को बहुत दूरी तक अगर जाना है या बहुत लंबाई तक जाना है, तो उसके लिए हम कौन से डिग्री को फॉलो करते हैं कि अगर आप 45 डिग्री पे कोई भी बाण को छोड़ते हो, कोई मिसाइल को लॉन्च करते हो,
तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए जब भी ये सबडक्शन होता है इस तरीके से, यहाँ इमेज पे देखो, जब भी ये सबडक्शन होता है, अगर ये सबडक्शन 45 डिग्री पे होगा तो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाएगा, और ये जितने भी एरिया में जाएगा, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये सभी भूकंपी जोन के एरिया होते हैं, और इन्हीं को हम भूकंप उत्पत्ति का केंद्र बेनियोफ जोन का देते हैं। क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन। तो ये कुछ और नहीं होते हैं, बल्कि जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है जिन क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों को हम बेनियोफ जोन कहते हैं, और ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। अब कहां कहां पे ये क्षेपण हो सकता है? एक तो महाद्वीप महासागर से टकरा जाए, या फिर महासागर महासागर से टकरा जाए। महाद्वीप कौन था? नॉर्थ अमेरिका प्लेट थी, साउथ अमेरिका प्लेट। महासागर कौन था? प्रशांत महासागर प्लेट। जब इन दोनों की टक्कर हुई तो यहाँ पे तीनों भूकंप मिले कि नहीं मिले? छिछले भी, मध्यम भी और गहरे भी। दूसरा, अगर आप लिख रहे हो कि महासागरी महासागरी, यानी कि प्रशांत महासागर की दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, जो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया की तरफ आप देखोगे, तो वहां पर भी आपको अभिसारी प्लेट सीमांत पर बेनियोफ जोन का निर्माण मिलेगा, जहां पे तीनों प्रकार के भूकंप मिलेंगे। तो प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग के अभिसारी प्लेट सीमांत पर छिछले, मध्यम और गहरे भूकंप मिलेंगे, परंतु हिमालय पर छिछले और मध्यम गहरे, मतलब छिछले और मध्यम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे गहरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्षेपण गहराई में नहीं होता है, सबडक्शन गहराई तक नहीं होता है। इसी तरीके से ज्वालामुखी की जब प्रक्रिया होती है, सॉरी समानांतर की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के समानांतर तो होते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा में संचरण करते हैं तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन, और जहां से एनर्जी रिड्यूस होती है, और यहाँ पे छिछले भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इसलिए समानांतर प्लेट संचलन पे हमेशा भूकंप कैसे देखने को मिलेंगे? छिछले देखने को मिलेंगे, यानी 70 किलोमीटर तक के आसपास। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया की, और ज्वालामुखी प्रक्रिया आपकी यहां से शुरू होती है। इसमें क्या होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया में? तो आप इसको देख पाओगे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा है, हालांकि सारे स्टेटमेंट मैं आपको पीछे से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, पीछे से समझाते हुए आ रहा हूँ, और इसीलिए मैं अब यहाँ पे इजीली आपको फटाफट समझा पा रहा हूँ, और आई थिंक आप भी इन चीजों को मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय जो गर्म गलित पदार्थ होता है, ये नीचे की परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, और जब परतों को तोड़ रहा है तो ये आपके गुब्बारे नहीं फोड़ रहा है, आपके दरवाजे नहीं तोड़ रहा, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ रहा है, जिससे पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। और तब पहले क्या होता है? तीव्र गति से कंपन महसूस होता है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यही कारण है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में भूकंप आएगा ही आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र वहां पे ज्वालामुखी हो ही जाए, ऐसा नहीं है। आप देखो हमारे हिमालय में क्या होता है, हमारे हिमालय में भूकंप तो आता ही आता है, लेकिन वहां पे क्या ज्वालामुखी आता है? नहीं आता है। लेकिन जितने भी जगह आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, चाहे वो जापान में देखो, इंडोनेशिया में देखो, मलेशिया में देखो, फिलीपींस में देखो, या नॉर्थ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका देखो, जहां जहां आप ज्वालामुखी देखोगे, वहां पे इसका मतलब है कि ज्वालामुखी परतों को तोड़ते हुए बाहर आ रहा है, और वहां पे भूकंप भी होगा ही होगा। तो जितने भी आप ज्वालामुखी पर्वतों को देखते हो, चाहे वो साउथ अमेरिका में देख लो, इक्वाडोर में देख लो, चिम्बाराइजो में देख लो, या माउंट एटना देखो, माउंट विसुवियस देखो, कोई भी आप देख सकते हो, ठीक है? कोई भी, जितने भी ज्वालामुखी पर्वत होंगे, वहां पर आपको भूकंप भी देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा। लेकिन जहां केवल और केवल भूकंप आ रहा है, वहां ज्वालामुखी आना ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एच.एफ. रीड की जो थियरी है, थोड़ी सी है, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना चाह रहे थे कि इस थियरी के अनुसार ये था कि प्रत्येक चट्टान की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को इतना ही खींच सकते हो कि उसके बाद वो टूट जाएगी। आप जैसे 2-3 रुपए की एक रबड़ देख लो, आपके घरों में रबड़ आती है ना, आपके घरों में फैमिली में जो लेडीज होती है, वो भी छोटे बच्चे रबड़ का यूज करते हैं। आप रबड़ को कितना खींचोगे? एक समय तक खींचने के बाद वो टूट जाती है, और जब वो चीज टूटती है ना, तो एक झटका पैदा करती है आपके शरीर, हाथों में, बहुत छोटा सा झटका पैदा करती है। तो यही वो कह रहे हैं कि जब चट्टानों की इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो चट्टानें आपस में क्या होती है? खिंचाव और तनाव के कारण क्या होती है? भ्रंशन की क्रिया हो जाती है, यानी वो भी टूट जाती है। ऐसा इनकी थ्योरी कही जाती है। और चट्टान फिर पुनः वास्तविक अवस्था प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से कंपन करती है, और जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, तो आप इन शॉर्ट में इसे लिख सकते हो। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में अपसारी प्लेट संचलन महासागर में कैसे आएगा, अभिसारी प्लेट संचलन में कैसे आएगा, समांतर में कैसे आएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया में कैसे आएगा, और एच.एफ. रीड में कैसे आएगा। तो ये सारी थियरी आप लिख सकते थे, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ज्वालामुखीयता, यानी कि वोल्केनिसिटी कहते हैं इसको हम।
तो यहाँ पर अब हम लोग ज्वालामुखी का जो लेक्चर होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसी तरीके से हम आराम आराम से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और कोशिश करूंगा कि अभी तो खैर 26 अप्रैल को हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो उसमें मेरा थोड़ा ड्यूटी वगैरह लग रहा है, बीच बीच में ट्रेनिंग हो रही है, तो समय नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से मैं क्लासेस कर पाऊँ। लेकिन 26 अप्रैल के बाद में मैक्सिमम टाइम मेरे पास मिल पाएगा, जिसकी वजह से मैं स्पीड बढ़ा दूंगा लेक्चर्स की, और जिसमें 2 सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा, जो हो सकता है हिस्ट्री को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, जिसमें क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहेगा और मेंस का अप्रोच भी आपका तैयार होता रहेगा। तो ये सारे टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं कह सकता हूँ अगर आप बिगिनर हो ना, तो बिगिनर होने के नाते आप लोग बहुत सारा भटकाव देखोगे, बहुत सारी जगह भटकोगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये किताबें वो किताबें, असल में वहां से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इतनी आसान लैंग्वेज में दे रहा हूँ कि आप चीजों को समझ पाओगे कि कैसे इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट ज्वालामुखी लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम ज्वालामुखी की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। हालांकि ये भी प्लेट टेक्टोनिक थियरी से मिलती जुलती है, तो ये पूरी की पूरी आपको आसान रहेगा समझने में भी। देखो यहाँ पे भी अभी सारी प्लेट संचलन अब सारी मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ते हो ना कि सील क्या होती है, सीट क्या होती है, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, बैथोलिथ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी टॉपिक इसी में डिस्कस करूंगा कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। हालांकि ये तो शंकु वगैरह है जिसे हम लोग कहते हैं ओरोगेनी, ओरोजेनी भी कहते हो, ओरोगेनी। तो पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और जिसके बाद एक सुनामी वाला चैप्टर रहेगा, फिर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर हम लोग चलेंगे जलवायु विज्ञान में। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़ के आप इकोनॉमिक्स की भी क्लास कर सकते हो। क्लासेस सभी फ्री रहेंगी, लेकिन अगर इसकी आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो 100 रुपीज से भी कम प्राइस में रखी गई है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे चेकआउट कर सकते हो, वहां से मैसेज कर सकते हो, वहां पे एक टीम हमारी कांटेक्ट कर लेगी। हालांकि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी दिया रहता है, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले पर भी लिख देता हूं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट के आपको वहां पे नोट्स हैंड रिटन इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।